हेलो एवरीवन। अब हमें पढ़ना है लास्ट लेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे कहा गया है। ठीक है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लिया था। ये एमुलेट्स मैंने पढ़ाए थे, ताबीज जो आज भी यूज़ होते हैं। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी हमें तावीज़ ताबीज या फिर एमुलेट्स हमें मिले थे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करे गए। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ना, एक तरह की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। कैसी स्क्रिप्ट है? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है। जो इसमें कह सकते हो राइटिंग्स है, या जो वर्ड्स लिखे गए हैं एक तरह से पिक्चर फॉर्म में लिखे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो स्ट्रक्चर्स। कोई एनिमल का साइन, कोई फिश बना दिया गया है। देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना दी गई हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। तो यानी जैसे हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं A B C D, तो इनके यहाँ पे देखो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस यूज हुई हैं इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है। तो जैसे ये एक सील है, ये मैंने यूनिकॉर्न सील दिखाई थी आप लोगों को। ये हम्प्ड बुल जो था, हम्प्ड बुल। ठीक है। उसमें कह सकते हो यहाँ पे डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ करी हुई है। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज़ करी हुई है। देखो यहाँ पे फिश बनी हुई है इस वाली स्क्रिप्ट में। तो ये क्या थी? एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ठीक है, क्लियर है? यानी देखो इसमें सिंबल्स यूज़ करे हुए हैं बहुत सारे। इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करा गया है? इसमें सिंबल्स यूज करे हुए हैं। ठीक है। जिसमें ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट आइडियाज हैं, साउंड है। ठीक है। अराउंड 400 से 600 डिस्टिंक्ट सिंबल्स आइडेंटिफाई करे गए हैं। कितने? 400 से 600 अलग अलग सिंबल आइडेंटिफाई करे गए हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में। ठीक है। जिसमें ह्यूमन फिगर्स है, एनिमल्स है, टूल्स है, और प्लांट्स है, एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक शेप्स है। ठीक है। तो इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कह सकते हो सिंबल्स हैं। ठीक है। किसमें? इसकी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को स्क्रिप्ट कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने को तरीकों को क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें नहीं, मतलब ये डिसाइफर अभी तक नहीं हुई है। दिस इज अनडिसाइफर्ड। ये एक अनडिसाइफर्ड लैंग्वेज है। और आप लोग ये कह सकते हो, आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि ये इसका अभी तक मतलब जो है इसका अभी तक इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया है। ये किसी को अभी तक समझ नहीं आई है। मतलब बहुत कोशिश हो रही है, इवन अभी एआई के ज़माने में भी विद द हेल्प ऑफ एआई थोड़ी थोड़ी कोशिश करी जा रही है इस लैंग्वेज को समझने के लिए। लेकिन अभी तक ये डिसाइफर्ड नहीं हो पाई है ये लैंग्वेज। ठीक है। इसके रीज़न क्या है कि ये डिसाइफर क्यों नहीं हो पाई, क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इसको डिसाइफर करने का? तो पहली बात तो क्या है? लैक ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट। जितनी भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जहाँ भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, लगभग 5-6 सिंबल के इंस्क्रिप्शंस मिले। देखो कितना छोटा सा इंस्क्रिप्शन है। मतलब 4-5, मतलब 5-6 सिंबल यूज करें और पूरा का पूरा ये हमारा एक सील तैयार हो गई इनके यहाँ पे। ठीक है। तो अगर किसी भी लैंग्वेज को जब हमें कह सकते हो डिकोड करना पड़ता है। ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ता है, वो डिसाइफर करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए होता है भाई? लंबी लैंग्वेज हो, लंबे कुछ सेंटेंसेस हो, तभी तो हम कर पाएंगे उसको डिसाइफर। ठीक है। तभी तो समझ, मतलब कोशिश करी जा सकती है समझने की। लेकिन ये बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। 4-5 सिंबल डाल दिए, 5-6 सिंबल डाल दिए। जैसे यहाँ पे देखो कितना कम सिंबल, यहाँ पे कितने कम सिंबल। ठीक है। यहाँ पे कितने कम सिंबल, या फिर जो स्क्रिप्ट है कितनी छोटी है देखो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी वजह से काफी मुश्किल होता है, मतलब काफी मुश्किल क्या, अभी तक नामुमकिन सा ही है इस जो जो ये लैंग्वेज है इसको, इसकी स्क्रिप्ट को समझना। ठीक है। और ऊपर से हमें लैंग्वेज ही नहीं पता कि भाई इस लैंग्वेज के ये जो स्क्रिप्ट है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है। सबको समझ आ रहा है? तो हमें ये नहीं पता चल रहा है फिनेटिक्स कहाँ लगाना है या फिर ग्रामर क्या है। ठीक है। बात करते हैं, ये जो पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? राइट से लेफ्ट लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? राइट से लेफ्ट लिखी गई है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लेफ्ट लिखी गई है ये जो स्क्रिप्ट है। और जैसे जैसे इंग्लिश कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं फिर राइट में जाते हैं। लेकिन जो ये लैंग्वेज है दैट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट है, ये राइट से लेफ्ट लिखी गई है। कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ में? फिर बात करते हैं राइटिंग मीडियम्स। ये जो स्क्रिप्ट है हमें कहाँ कहाँ मिली है, किन किन चीज़ों पर मिली है ये स्क्रिप्ट, कहाँ कहाँ पर वो लोग लिखते थे? तो सील्स, सील्स पे बहुत ज़्यादा। देखो मैंने सील्स ही अटैच करी हुई है यहाँ पे इमेजेस में।
सील्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट या फिर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जो सील्स हैं वो मैंने बताया था आपको किससे बनती है, स्टेटाइट से बनती है। स्टेटाइट एक तरह का रॉक होता है, ठीक है, जिसको यूज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग अपनी सील्स बनाया करते थे। ठीक है, क्लियर है। तो जो सील्स पे है उसमें एनिमल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट इंस्क्रिप्शन था इसमें। कॉपर प्लेट्स जो थी और टूल्स थे उस पे भी डिफरेंट स्क्रिप्ट पाई गई है, दैट इज हड़प्पन स्क्रिप्ट पाई गई है। ठीक है, पॉटरी पे हड़प्पन स्क्रिप्ट पाई गई है, आइवरी एंड स्टोन पे भी हड़प्पन स्क्रिप्ट पाई गई है। सभी को क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखना कैसी स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक एक स्क्रिप्ट है जिसमें डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं, एनिमल्स का सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टूल्स के सिंबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। पॉटरी की, हड़प्पन पॉटरी की बात करते हैं। तो हड़प्पन पॉटरी जो थी, ये चीज याद रखना, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी ये यूज करते थे, डिपेंडिंग ऑन द नीड। डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉटरी यूज करते थे। सबसे ज्यादा जो पॉटरी देखी गई है वो प्लेन पॉटरी देखी गई है। सबसे ज्यादा जो पॉटरी देखी गई है वो क्या देखी गई है, प्लेन पॉटरी देखी गई है। इसमें क्या है, नो डेकोरेशन था। ठीक है, इसमें क्या है, नो डेकोरेशन था। ठीक है, डेली पर्पस के लिए प्लेन पॉटरी ये यूज करते थे, जैसे पानी पानी मतलब इकट्ठा करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, और अदर इंपॉर्टेंट आइटम्स को स्टोर करके रखने के लिए डिफरेंट पॉट्स यूज करते थे। ठीक है, ये जो पॉट्स होते थे, जो प्लेन पॉट्स होते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग यूज करते थे, वो पॉट या तो रेड कलर के होते थे या ब्राउन कलर के होते थे, क्योंकि इनको पका के आग में पकाकर बनाया जाता था, आग में पकाकर बनाया जाता था। फिर आती है, ये लोग पेंटेड पॉटरी भी यूज करते थे। अभी जो पेंटेड पॉटरी थी, ठीक है, इस पे डिफरेंट डिजाइन्स होते थे, पेंटेड इन ब्लैक, रेड और वाइट, पेंटेड इन ब्लैक, रेड और वाइट। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी इन्होंने डाले। देखो यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, देखो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक बॉल सा बना हुआ है, ठीक है, इसमें देख लो कितने अलग अलग से पैटर्न बना हुए, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे, फ्लोरल मोटिव्स थे, मतलब फूल पत्तियां फूल पत्तियों की आकृति बनाई होती थी इन पॉट्स पे, बॉल्स पे। ठीक है, एनिमल फिगर्स देखने को मिले, ठीक है, इन डेकोरेटेड पॉट्स पे। तो पेंटेड पॉटरी, प्लेन पॉटरी होगी जो डेली यूज में हो रही है, और डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, जो कि कह सकते हो आप, डेकोरेशन के लिए आप इतना मतलब डेली लाइफ में डेकोरेटेड या फिर कोई महंगी चीज थोड़ी ना यूज करोगे। कैसी चीज यूज करोगे डेली लाइफ में, प्लेन पॉटरी यूज करते थे। ठीक है, क्योंकि सस्ती होती है और इजी टू मेक होती है, ज्यादा अमाउंट में बनाई जा सकती है। और स्मॉल पोर्शन में क्या होती है, पेंटेड पॉटरी, जो कि इतनी सोफिस्टिकेटेड डिजाइंस, ज्योमेट्रिक शेप्स, एनिमल फिगर्स, ठीक है, फ्लोरल मोटिव्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स आर कॉमन फॉर डेकोरेशन। ठीक है, पेंटेड पॉटरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद सेरेमोनियल और डेकोरेटिव पर्पस। मैंने बता दिया, कोई इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, ठीक है, कोई रिलीजियस कह सकते हो कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो उसके लिए ये लोग पेंटेड पॉटरी यूज करते थे। और कुल मिला के ये जो पेंटेड पॉटरी है वो डेली लाइफ में इसलिए यूज नहीं होती थी। देखो इसका एविडेंस भी है कि पेंटेड पॉटरी इतनी ज्यादा हमें नहीं मिली है, ज्यादा हमें कौन सी मिली है जो डेली लाइफ में वो यूज करते थे, दैट इज प्लेन पॉटरी। फिर बात करते हैं, पॉलिश पॉटरी भी मिली। सम पॉटरी वॉज पॉलिश टू गिव इट ग्लॉसी अपीयरेंस। ठीक है, क्लियर है। ये भी एस्थेटिक और रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए यूज होती थी। फिर आती है परफोरेटेड पॉटरी, जिसमें छोटे छोटे होल्स पूरे सरफेस को कवर करते थे। ठीक है, जैसे कि कोई फिल्टर करना हो कोई लिक्विड, या फिर अगरबत्ती जलानी हो, ऐसा कुछ पर्पस के लिए इन्होंने परफोरेटेड पॉटरी यूज करते थे। ठीक है, यूटिलिटी पॉटरी भी थे इनके पास, मतलब बड़े बड़े स्टोरेज जार्स इन्होंने बना रखे थे, कुकिंग पॉट्स, ड्रिंकिंग वेसल्स एंड प्लेट्स भी इन्होंने पॉटरी के थ्रू, पॉटरी टेक्निक के थ्रू अपने डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स वॉट्स बना रखे थे। क्लियर है। फिर बात करते हैं, हड़प्पन पॉटरी वॉज प्राइमली मेड फ्रॉम वेल फायर्ड क्ले यूजिंग पॉटर्स व्हील। हमें मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उन्होंने फुल यूज करा था, मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने फुल यूज करा था किस चीज को, पॉटर्स व्हील को। उन्होंने फुल यूज करा था किस चीज को, पॉटर्स व्हील को। ठीक है, तो हाथों से नहीं बनाते थे वो पॉटरी, पूरा जो पॉटर का व्हील होता है उसको उन्होंने यूज करके, और किससे, मतलब जो क्ले थी उसको ये पूरा पकाते थे फायर में। मतलब कच्चे कच्चे घड़े नहीं होते थे, कच्चे पॉट्स नहीं होते थे, कच्ची मिट्टी के पॉट्स नहीं होते थे, ये किसके होते थे, वेल फायर्ड क्ले, वेल फायर्ड क्ले यूजिंग अ पॉटर्स व्हील। तो याद रखना, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या ये पॉटर व्हील का यूज करते थे। यस, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये पॉटर व्हील यूज करते थे। ठीक है, आप आई होप सबको समझ आ गया हो। ठीक है, ये शेप्स भी याद रखना कि भाई एनिमल के शेप्स, फ्लोरल मोटिव्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स,
ये सब यूज करते थे पेंटेड पॉटरी में। ठीक है, ज्यादा कौन से यूज होते थे, प्लेन पॉटरी यूज होते थे जो कि रेड या ब्राउन कलर की होती थी, क्योंकि फायरिंग प्रोसेस यूज किया जाता था। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट मैंने बताया था, टेराकोटा फिगरिन्स भी मिली हैं, छोटे छोटे एक तरह से टॉय शेप्स के हमें यहाँ पे टेराकोटा फिगरिन्स मिली हैं। अब टेराकोटा क्या होता है, जब भी चिकनी मिट्टी को, ठीक है, क्या करा जाता है, फायर में बेक करा जाता है। जब भी चिकनी मिट्टी को या फिर मिट्टी को फायर में बेक करा जाता है तो फिर वो हार्ड हो जाता है। हार्ड होके जो चीज बनती है उसको टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, हार्ड होके जो चीज बनती है उसको टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा से इन्होंने बेसिकली टॉयज जैसे कुछ बनाए थे, जैसे ये टॉय ही लग रहा है, जैसे बच्चे कह सकते हो इससे खेलते होंगे, हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है जैसे अब ये जो गॉडेस या फिर जो फीमेल डीटीज काइंड ऑफ कुछ बना रखा है इन्होंने। ठीक है, कि हो सकता है ये उसकी पूजा करते हो तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप की तरह यूज होते हो, या फिर पूजा या फिर कह सकते हो खेल कूद में मतलब बच्चे अपने यूज करते होंगे इस चीज को। तो और इसमें जो टेराकोटा फिगरेंस है, ये बर्ड्स की, डॉग्स की, शीप, कैटल, मंकीज, इन सब के हम हमें देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब एक और चीज देखना कि हमें एक स्ट्रेटिफिकेशन दिखते हैं यहाँ पे। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक तरह से डिवीजन ऑफ सोसाइटी दिखती है, कि मतलब अमीर गरीब की भी आप यहाँ से पता लगा सकते हो। कि कुछ टेराकोटा फिगरेंस जो थी, कुछ टेराकोटा फिगर्स जो थी, वो क्या थी, बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत ज्यादा सिंपल सी थी। मतलब इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिजाइन नहीं देखे गए। तो हो सकता है वो जो टेराकोटा फिगरेंस है वो कौन यूज करता होगा, कॉमन लोग, कॉमन पीपल यूज करते होंगे। लेकिन जैसे आज के जमाने में भी कि हो सकता है कि जैसे मतलब हमारे यहाँ पे जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं, जो बहुत महंगे टूल्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, अच्छे डिजाइन होते हैं, तो वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कल परसों अपनी भांजी के साथ गया था तो उसने बार्बी डॉल एक उसमें से उठाया एक टॉय शॉप से, तो मैंने देखा कि भाई इसका कितना प्राइस है, उसका 4000 प्राइस था। बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वो डॉल थी। लेकिन उसी उसी के साइड में एक लोकल कोई कंपनी की टॉय वो रखी हुई थी, एक डॉल रखी हुई थी। और मतलब बहुत सिंपल सा डिजाइन, मतलब शक्ल शक्ल से ही लग रहा था बहुत सस्ती होगी, और उसका प्राइस अराउंड 300 400 था। सो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि भाई जो अनसोफिस्टिकेटेड टेराकोटा फिगर, जो अनसोफिस्टिकेटेड टेराकोटा फिगर्स थे, वो यूज कौन करता होगा, यूज बाय कॉमन पीपल। ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वाले थे वो कौन यूज करता होगा, ऑफ कोर्स जो थोड़े रिच पीपल होंगे। ठीक है, या फिर जो क्लास में थोड़े हायर होंगे। क्लियर है? तो सील्स मेड विद ग्रेट स्किल यूज्ड बाय अपर क्लास। ये ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि किस तरह से एंड हुआ। देर आर डिफरेंट थ्योरीज कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अचानक से डिक्लाइन होती है। अचानक शब्द सही नहीं होगा, एक्चुअली डिक्लाइन इसका धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया अराउंड 1900 बीसीई, अराउंड 1900 बीसीई। इवन ये लगा लीजिए कि अराउंड 1900 बीसीई में अबेंडनमेंट स्टार्ट हो गया था, या फिर जो मोहनजोदाड़ो था वो धीरे धीरे खाली होना स्टार्ट हो गया था। उसको अबेंडन कर दिया था अराउंड 1700 बीसी तक। 1700 बीसी तक जो मोहनजोदाड़ो था वो लगभग पूरा का पूरा अबेंडन कर दिया गया था, अबेंडन कर दिया गया था। सो ऐसा क्या हुआ कि इतनी हस्ती खेलती एक पूरी, कह सकते हो इतनी फर्टाइल जमीन थी इन लोगों के पास, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का अंत होता है, ऐसा ऐसा क्यों हुआ? और क्या अंत सही में हुआ या फिर कुछ और रीजन थे? अब देखते हैं क्या है। तो व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज। सबसे पहले एक इन्वायरमेंटल कॉजेज बताए जाते हैं कि इन्वायरमेंट में चेंज आया, इसकी वजह से कह सकते हो हमें डिक्लाइन देखने को मिला, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, क्लियर है? तो पहला है क्लाइमेट चेंज हो गया। पहला क्या है? क्लाइमेट चेंज हो गया। तो इसके रीजन में इसका क्या रीजन हो सकता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिस रीजन में थी ये, ठीक है, उसका एरिडिफिकेशन हो गया होगा। क्या हो गया होगा? एरिडिफिकेशन, यानी डिक्रीज इन मॉनसून रेन। क्या हो गया होगा? डिक्रीज इन मॉनसून रेन हो गया होगा, जिसकी वजह से ड्रॉट आया होगा, पानी की कमी हो गई होगी। ठीक है, और आप लोगों को पता था इन्होंने कोई कैनाल सिस्टम तो कुछ बनाया नहीं था, ये लोग रिवर की फ्लडिंग पे डिपेंडेंट थे। अब भाई जब रिवर में ही प्रॉपर पानी नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब मानसून ही नहीं आ रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, और ये फुल्ली उस पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा कुछ हो सकता है कि एरिडिफिकेशन हुआ होगा, और इसके कुछ जियोलॉजिकल एक्चुअली एविडेंसेस भी मिले हैं कि अराउंड दिस पीरियड, ठीक है, ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब जो मानसून था उसमें डिक्रीज हुआ था। ठीक है, क्लियर है? फिर आगे बात करते थे, जैसे रिवर्स थी, जैसे घग्गर घग्गर हाकरा, ठीक है,
और हो सकता है जो जो मिथिकल रिवर भी कहते हैं सरस्वती को, ठीक है, हो सकता है वो सूख गई हो, ठीक है, या फिर उसके जो कोर्स था वो चेंज हो गया हो, उसका जो कोर्स था वो चेंज हो गया हो, ठीक है, क्लियर है। तो उसकी वजह से अब जितनी भी ये हम जैसे मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो किस नदी के पास था, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखो ये वाली साइड में देखो, तो मोहनजोदाड़ो किस वाली नदी के पास था, इंडस नदी के पास था। चानूदारो किस नदी के पास था, इंडस नदी के पास बसा हुआ था, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के पास बसा हुआ था, रावी के पास। तो एक्चुअली ये माना जाता है कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से जो डिफरेंट जो डिफरेंट रिवर्स है जो डिफरेंट रिवर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कालीबंगन घग्गर के पास, ठीक है, घग्गर रवि के पास, सॉरी घग्गर नदी के पास, ठीक है, बानावली घग्गर नदी के पास, ठीक है। तो हो सकता है ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ये जो नदी है इनका कोर्स चेंज हो गया हो। कोर्स क्या होता है, द पाथ ऑन विच अ रिवर फ्लोज, द पाथ ऑन विच अ रिवर फ्लोज। तो हो सकता है किसी रीजन की वजह से ये जो नदी है इनका कोर्स चेंज हो गया हो। अब भाई जब नदी जिस पे पूरा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, अगर वो ही किसी दूसरी दिशा में बहने लग रही है, तो वो जगह पे क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, और लोग भूखे तो नहीं मरेंगे ऑफ कोर्स, कहीं या तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या मतलब ऑफ कोर्स दूसरी जगह ही गए होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक रीजन एक 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 रीजन माना जा सकता है। दूसरा है फ्लड्स। तो जैसे कुछ साइट है जहाँ जैसे मोहनजोदाड़ो शो एविडेंस ऑफ रिकरेंट फ्लक्स, मतलब फ्लडिंग। तो वहां पे क्या दिखता था कि मतलब कंटिन्यूस मतलब टाइम टू टाइम वहाँ पे फ्लडिंग के एविडेंसेस मिलते हैं, कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डैमेज हो गया हो, ठीक है। और जिसकी वजह से अब भाई जब लगातार ही फ्लडिंग हो रही है तो हो सकता है भाई, कौन लगातार फ्लडिंग में बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता। तो क्या होता है, इस वजह से लोगों ने वहाँ मतलब जो मोहनजोदाड़ो जैसी साइट्स है उसको छोड़ दिया हो, ठीक है। फिर तीसरा है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब यूज करोगे, डिफॉरेस्टेशन करते रहोगे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाएगा। और हो सकता है कि वहाँ भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका भी, उसके आसपास जितनी भी साइट्स थी, हो सकता है वहाँ का भी जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो गया हो ओवर यूज की वजह से, जिसकी वजह से अब रिसोर्सेज बचे ही ना हो, और क्या हुआ हो, लोगों ने उन जगह को अबेंडन कर दिया होगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, ठीक है। अब पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस भी माने जाते हैं। ये जो है ना एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थ्योरी है ज्योग्राफी में, कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था इस टाइम पीरियड के अराउंड, एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से बताते हैं जो रिवर्स थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिन रिवर्स पे डिपेंडेंट थी उनका जो है ना कोर्स चेंज हो गया था, ठीक है। मैंने प्रीवियस उसमें भी बताया, अभी जस्ट बताया था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो अब ऑफ कोर्स भूकंप आया है, तो उसके वजह से हो सकता है कि जो रिवर का पाथ है उसमें चेंजेस आए हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले जो मोहनजोदड़ो फॉर एग्जाम्पल यहाँ था, और यहाँ पे नदी बह रही है, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक नदी की थोड़ी और ज्यादा दूर बहने लग गई हो, उसका कोर्स पूरा ही चेंज हो गया हो, ठीक है, क्लियर है। तो उसकी वजह से अब भाई नदी ही नहीं है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, इवन पानी पीने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ही नहीं है तो फिर ह्यूमन कैसे किस चीज पे डिपेंड होगा, ऑफ कोर्स उसको वो जगह छोड़नी पड़ सकती है। तो बोला जाता है कि भाई एक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ होगा, ठीक है, क्या हुआ होगा, रिवर के कोर्सेज चेंज हो गए होंगे, ठीक है, जैसे कि स्पेशली द घग्गर हाकरा एंड द इंडस, डिसरप्टिंग एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। और अर्थक्वेक से ये भी बताया जाता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज भी हुई होंगी जितनी भी सिटीज थी उस टाइम पे, ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, रिवर शिफ्ट मैंने बता दिया था, जैसे रिवर शिफ्ट में अभी इसमें एक और पॉइंट बताया, जैसे जो सरस्वती रिवर है वो सूख गई थी, और जो इंडस रिवर है उसका कोर्स चेंज हो गया था, जिसकी वजह से रिड्यूस वाटर हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर गए थे, ठीक है। अगर नोट्स बनाने तो नोट्स बनाते रहेगा साइड बाय साइड, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो सकता है। इकोनॉमिक डिक्लाइन में क्या है, ठीक है, जो आईवीसी थी वो हेविली रिलायंट थी मेसोपोटामियन और जो अदर रीजन जो सेंट्रल एशिया का ट्रेड था उस पर हैविली रिलायंट थी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक है, क्लियर है। अब जब रिवर्स का ट्रेड रिवर्स का रूट मतलब जो रिवर्स का जो पाथ है वो चेंज हो गया, और साथ में बताया जाता है कि जो मेसोपोटामिया था उस टाइम में, मेसोपोटामियन जो कल्चर था
उसका भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आईवीसी पे भी कह सकते हो एक तरह से जोर जोर पड़ा होगा, उस पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसके भी कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचा होगा, जस्ट बिकॉज उसका एक इतना इंपॉर्टेंट पड़ोसी जिससे वो इतने इंपॉर्टेंट मटेरियल इंपोर्ट करा करते थे, इवन एक्सपोर्ट भी करा करते थे, ठीक है क्लियर है। अगर वो ही नहीं बच पा रहा है, अगर उसी को कोई प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स आईवीसी को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है। फिर आता है रिसोर्स डिप्लीशन, मैंने बता दिया था, ठीक है। ओवर यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज लाइक फर्टाइल लैंड और टिम्बर माइट हैव लेड टू रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल यील्ड्स एंड इकोनॉमिक हार्डशिप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब जब एक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर क्या होता है, जब रिसोर्सेज स्कार्स हो जाए, जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जितनी जो बहुत ही बड़ी साइट्स थी, जो बहुत बड़ी सिटीज थी, उनको मतलब सस्टेनेबली रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, ठीक है। और अर्बन सेंटर्स जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया होगा, जिसकी वजह से लोग मूव करके छोटी जगहों पे या रूरल सेटलमेंट्स में माइग्रेट कर गए होंगे, ठीक है क्लियर है। तो फिर आगे हो सकता है कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। तो अभी देखो ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन मार्क हैं, एक कोई स्पेसिफिक चीज पे हाँ नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, मतलब जो इनके फीचर्स है वो आज भी इंडिया की बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे नहीं देखे जाते इतने अच्छे अच्छे फीचर्स, ठीक है। तो फिर बात करी जाती है इसकी, तो हो सकता है कोई सोसाइटल टेंशन हुआ हो, ठीक है, इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जिसकी वजह से डिस्टेबिलिटी आ गई हो, ठीक है, सिटीज में। और लोगों ने कहा रूरल एरियाज में ये लोग शिफ्ट हो गए होंगे, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में वो शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है क्लियर है। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, जैसे डिसअपेरेंस ऑफ यूनिफॉर्म वेट मेजर्स एंड पॉटरी स्टाइल्स इंडिकेट्स दैट ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो यूनिफॉर्म वेट हमने पढ़े थे कि पूरे टाइम मतलब हर जगह एक ही तरह के वेट यूज हो रहे थे, लेकिन आने मतलब 1900 बीसीई ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म वेट्स थे, इनका यूज बहुत कम देखा गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, जो इस वेटिंग ये जो वेट मेजरमेंट को कंट्रोल कर रही थी, हो सकता है उसका भी कुछ ना कुछ डिक्लाइन हुआ होगा, और जिसकी वजह से लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ गई थी, ठीक है क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं इन्वेजन और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक एक थ्योरी ये भी कहती है कि आर्यंस जो थे, एक्चुअली हड़प्पा के बाद हमें या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें वैदिक कल्चर पढ़ना है। वैदिक कल्चर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई एक कह सकते हो एक बहुत ही अलग तरीके के एक तरह की ट्राइब कह सकते हो, कहाँ से आती है, यूरेशिया से आती है, कहाँ से, यूरेशिया से आती है, कहाँ आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कहाँ आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है क्लियर है, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भूल चूक माफ, ठीक है। बात करते हैं तो यूरेशिया से आती है एक ट्राइब, ठीक है, कहाँ कहाँ आती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो है ना थोड़ी वॉरियर लाइक ट्राइब थी, कैसी ट्राइब थी, वॉरियर, या फिर ये क्या करते थे, वॉरफेयर करते थे, अपने एक्सपेंशन के लिए क्या करते थे, वॉरफेयर। और हमने ये पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉरफेयर नहीं करती थी। तो हो सकता है कि भाई ये जो आर्यन, ये जो ट्राइब थी या फिर ये जो रेस थी, इसको पूरी रेस को क्या नाम दिया गया, आर्यंस बोला गया, क्या बोला गया, आर्यंस बोला गया। तो हो सकता है ये जो आर्यंस थे, इन्होंने इन्वेड करा हो किनको, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स को, ठीक है। और हो सकता है इसके सभी लोगों को मार दिया हो, या हो सकता है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो आईवीसी और आर्यंस के बीच में, जिसमें कौन जीता होगा, आर्यंस जीता होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्या बोला जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। और ये जो थ्योरी थी ये 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स ने दी थी, ये जो थ्योरी थी ये 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स ने दी थी। अब बात करते हैं प्रपोज्ड बाय 19th सेंचुरी स्कॉलर, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडो आर्यंस इन्वेडेड द आईवीसी लीडिंग टू इट्स डाउनफॉल, ठीक है। क्योंकि ऋग्वेदा जो टेक्स्ट है, जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है ऋग्वेदा, मैंने बताया था क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक कल्चर आता है। तो अर्ली जो वैदिक कल्चर है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, जो बिल्कुल उसका तीन पार्ट या फिर दो दो पार्ट में कह सकते हो उसको। तो क्या, ठीक है, तो जो अर्ली पार्ट है उसको अर्ली जो ऋग अर्ली पार्ट है या अर्ली
अर्ली वैदिक कल्चर जो है उसका जो सोर्स है, मतलब वो कहाँ से आया है हमें, मतलब उसकी डिटेल कहाँ से मिली है, वो ऋग्वेदा से मिली है। ठीक है, और ऋग्वेदा में जो ना काफी बैटल्स के बारे में बताया गया है कि भाई आर्यंस की बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे कॉमन लोग के साथ, और इवन जो इनहेबिटेंट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके साथ भी आर्यंस के काफी लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, और लड़ाई झगड़े किस चीज पे होते थे, एक्सपेंशन के लिए होते थे। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि भाई वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है हड़प्पन के बाद। हड़प्पन के बाद क्या कौन सा कल्चर स्टार्ट होता है, वैदिक कल्चर। अब वैदिक कल्चर की डिटेल्स सबसे पहले कहाँ कौन से टेक्स्ट से आई है, ऋग्वेदा से। कौन से टेक्स्ट से सबसे पहले आई है, ऋग्वेदा से आई है। और ऋग्वेदा में क्या मेंशन है, बहुत सारी बैटल्स और डिस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या पता, ये जो बैटल और ये जो डिस्ट्रक्शन है इसकी वजह से क्या हुआ हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा हो, जिसकी वजह से कह सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का धीरे धीरे अंत हुआ। ठीक है, और फिर बहुत सारे स्केलेटन रिमेन्स भी मिले हैं डिफरेंट साइट्स पे, जो कि वायोलेंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, वायोलेंस दिखाते हैं। ठीक है, और ये दिखा सकते हैं कि मतलब इन्हों मतलब ये जो डिफरेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डैमेज डेड बॉडीज हैं। ठीक है, रिब्स ब्रे मतलब हड्डियां टूटी हुई हैं जो भी ह्यूमन रिमेन्स है उनकी। ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ वायलेंस हुआ होगा, कुछ मारकाट हुई होगी। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न व्यू है इस वाले जो ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है इसको बिल्कुल ही डिनाई कर देता। जो मॉडर्न व्यू है इसको बिल्कुल डिनाई कर देता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आर्यंस जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक साल में, एक दिन में, या फिर एक हफ्ते में नहीं आए थे ये लोग। एक साल, एक दिन, एक हफ्ते में नहीं आए थे। ये एक्चुअली इनको सेंचुरीज लगी थी आने में। कितने, मतलब 100-200 साल की बात है। आर्यंस जनरेशन बाय जनरेशन आए थे, आर्यंस जनरेशन बाय जनरेशन आए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई ये 1 लाख लोग चले एक जगह से, 1 लाख लोग चले एक जगह से और सीधा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ पे सबको मार दिया। ऐसा नहीं था। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं था यहाँ पे सबको मार दिया। तो फिर क्या था भाई, ये आए जनरेशन बाय जनरेशन। कैसे है, जनरेशन बाय, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है, क्लियर है। और धीरे धीरे कह सकते हो ट्रांजिशन होता है सोसाइटी का फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू वैदिक कल्चर। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। सो इसमें लिखा है दिस थ्योरी हैज बीन लार्जली डिस्क्रेडिटेड ड्यू टू लैक ऑफ सब्सटेंशियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। स्कॉलर्स नाउ बिलीव दैट द डिक्लाइन वाज ग्रेजुअल एंड नॉट बिकॉज ऑफ सडन इन्वेजन। तो इन्वेजन जो था वो सडन नहीं था। ठीक है, clear? फिर बात बात करते हैं आगे, माइग्रेशन एंड कल्चरल शिफ्ट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ पॉपुलेशन। जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, जो अर्बन सेंटर्स थे यानी जो सिटीज थी वो डिक्लाइन होने लगी, उसकी पॉपुलेशन कम होने लगी, क्योंकि जो लोग थे वो दूसरे रीजन्स में जाने लगे। मतलब ये भी एक रीजन पड़ रहा है हम इसमें। ठीक है, क्लियर है। जिसकी वजह से हमने देखा ग्रेजुअल डिसोल्यूशन ऑफ हड़प्पन कल्चर देखने को मिला। जो लोग थे जो लोग थे वो कहाँ जाने लगे अब, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी और सरस्वती नदी के पास हमें इसके एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो जै तो जैसे ही ये अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन होने लगे तो लोग जो है ना कौन से रीजन में जाने लगे, गंगा यमुना प्लेन्स में जाने लगे। कौन से रीजन में जाने लगे, गंगा यमुना प्लेन्स, यानी जो प्लेन्स गंगा और यमुना नदी बनाती हैं उन प्लेन्स पे ये लोग जाने लगे। ठीक है, और आगे क्या हुआ इसमें, लेटर वैदिक कल्चर हमें यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर ये भी माना जाता है कि ये जो लोग थे ये मर मरा नहीं गए थे कि भाई सारे एक साथ पूरी सिटीज के लोग मर गए, मोहनजोदाड़ो के लोग मर गए, लोथल के लोग, ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये देखा गया कि ये जो हड़प्पन ट्रेडिशंस थे और टेक्नोलॉजीज थी, ये हो सकता है एब्जॉर्ब हो गई हो। क्या हो गई हो, एब्जॉर्ब हो गई हो इनटू सब्सिक्वेंट कल्चर, यानी आगे के कल्चर में हो सकता है ये एब्जॉर्ब हो गई हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमने देखा भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे, ये लोग पीपल की पूजा बहुत करते थे। कैसी पूजा, किसकी बहुत पूजा करते थे, पीपल की पूजा बहुत करते थे, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया था पीपल के पेड़ को। और आप बताओ, क्या वैदिक कल्चर में ये वाला फॉलो नहीं हुआ? क्या आज भी हम पीपल की पूजा नहीं करते हैं हिंदू हिंदू समाज में? तो ऑफ कोर्स करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी और जिनके ट्रेडिशंस थे हो सकता है एब्जॉर्ब हो गए हो आगे के कल्चर्स में। ठीक है, ये यहाँ लाइन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में। ठीक है, सच एज वैदिक सिविलाइजेशन रेदर देन डिसअपेयरिंग एंटायरली। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा एंटायरली ये सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल फेलस फेलस वर्शिप आज भी होती है। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो सपोर्ट करते हैं कि डिक्लाइन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कह सकते हैं एविडेंस जो कि आर्कोलॉजी प्रोवाइड करवाती है कि भाई हाँ डिक्लाइन हुआ था। जो सिटीज़ थी जो मतलब कह सकते हो जो सिटीज़ थी, डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। वो कैसे पता चला है? ये अबेंडनमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, ठीक है, शिफ्ट टू स्मॉलर सेटलमेंट्स, डिट्रॉइटेशन ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल चीज़ है, सेम ही चीज़ है जितना मैंने बताया था आपको, क्लियर है। ठीक है, मॉडर्न कंसेंसस कंसेंसस क्या है? जितने भी आजकल के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने क्या बोला है कि हाँ एग्री उन्होंने करा कि भाई डिक्लाइन तो हुआ था एबीसी का, लेकिन एक सिंगल इवेंट को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। एक सिंगल इवेंट को इन्होंने रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। देखो, नॉट कॉस्ड बाय अ सिंगल इवेंट, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ। इसके कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ। लेट्स सी वो क्या क्या ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दी थी आपको। जियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से रिवर्स ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक है, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया था। इसकी वजह से इकोनॉमिकली ये जो सिटीज़ थी ये सरवाइव नहीं कर पा रही थी। और ग्रेजुअल सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से रूरल लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से शिफ्ट कहाँ देखा गया? रूरल लाइफस्टाइल में। तो सिटी से या फिर टाउन से सीधा रूरल लाइफस्टाइल में शिफ्ट देखा गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? तो कोलैप्स वर्ड यूज ना करके क्या यूज करना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रीजनलाइजेशन वर्ड यूज करना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपीरियंस दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनलाइजेशन। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब क्या हुआ, जो उसके कल्चरल एलिमेंट्स थे उसने किसको इन्फ्लुएंस करा? लेटर सिविलाइजेशन जैसे कि वैदिक कल्चर को। सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज ये जो वीडियो लेक्चर्स है अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, हो मैं ये पूरी की पूरी सीरीज कराऊंगा। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट की भी सीरीज करवाई जाएगी। और सच बता रहा हूँ, आप लोग जो है ना पूरा इन्वायरमेंट रट के बैठोगे आफ्टर माई लेक्चर्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा तो मैंने नेट से निकाल के आप लोग के लिए टेबल ऐड कर दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी और किस रिवर के पास ये कह सकते हो सेटल्ड थी, ये याद कर लेना। हड़प्पा जो थी वो कौन सी नदी के पास थी? रावी के पास। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के पास थी? इंडस। चानुधारो किस नदी के पास है? इंडस। लोथल भोगावा रिवर के पास। कालीबंगन गग्गर रिवर के पास। बानावली गग्गर रिवर के पास। और धोलावीरा किस नदी के पास है? लूनी रिवर के पास है। ठीक है, क्लियर है? ये याद कर लेना और नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, क्लियर है? तो लेट्स एंड दिस लेक्चर नाउ। इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने पूरा करवा दिया है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें नेक्स्ट लेक्चर हमें पढ़ना है। मैं दिखा देता हूँ हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है हमें, वो पूरा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, रुकिए। कैसे होता है ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है द एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ ऋग्वेदा। तो मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन है? मतलब धीरे धीरे आर्यंस आने लगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फिर हमें उस उनके बारे में पढ़ना है, और सारी जो उनकी डिटेल है हमें कौन से टेक्स्ट से मिलती है? ऋग्वेदा से मिलती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। और कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को जितना जल्दी हो सकता है। ओके, टेक केयर देन।